नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो आज का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये आपका एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का देखिए अपलोड हो चुका है। आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। और ये आपका सेकंड शिफ्ट वाला है, ठीक है। वो फर्स्ट शिफ्ट का था जो मैंने आपको आप जो अपलोड किया चैनल पर, ठीक है। तो चलिए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको हेल्प होगी। आने वाले जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन के पैटर्न क्या है एसएससी में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे लिया है, आपका उत्तर क्या सही था क्या गलत था, सब आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और रिवीजन आप अपना स्टार्ट कर दीजिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम का जितना भी पूरा यहाँ पर एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी यहाँ पर एग्ज़ाम हो, सबकी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो ये याद रखिएगा, ये सवाल मैंने पढ़ाया था, भूलिएगा नहीं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि यह गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। याद आ रहा है करंट अफेयर्स का जब मैंने क्लास लिया था, आज से तकरीबन मतलब ये 3-4 महीने पहले की बात है, ठीक है। तो वो हाँ मतलब जनवरी फरवरी का आसपास का था ये। उस वक्त मैंने बताया था, हाँ फरवरी में ही था ये, फरवरी मार्च में आया था, याद आ गया। तो ये मैंने आपको उसी वक्त मैंने सवाल बताया था। तो पहला सवाल देखिए वहाँ से पूछ दिया है। बिम्स्टेक सा मैंने कहा, देखिए इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ठीक है। और मैंने थीम भी बताया था, बिम्स्टेक 2025 का थीम क्या है। तो थीम मैं बता दे रहा हूँ, इसका था थीम यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, यानी बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए एक सेतु के रूप में युवा थी, ये इसका थीम था। तो थीम भी देखिए मैंने बताया था। सब देखिए पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह गुजरात गांधीनगर, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। तो इसी से सवाल और भी पूछे गए हैं, जैसे बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है ये पूछ सकता है, या बिम्स्टेक संगठन में कितने सदस्य देश शामिल है। तो 7 देश हैं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये याद कर लीजिए, ठीक है। बिम्स्टेक की स्थापना देखिए पूछता है कि इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। और इसका मुख्यालय स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एंशियंट हिस्ट्री का देखिए सवाल, ये भी तैयारी कराई जा रही है। इसका भी सवाल मैंने बताया है, पढ़ाया था। क्या है, राजा राज प्रथम ने चोल साम्राज्य गद्दी कब संभाली थी। तो राजा राज प्रथम की चोल साम्राज्य से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जाकर देखिएगा, यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ाया गया है। सब लूसेंट की सीरीज़ में मैंने आपको बताया था। ऑप्शन दिया गया 975 ईस्वी है, 985 ईस्वी, 1014 ईस्वी, 955 ईस्वी। क्या होगा इसका उत्तर देखिए कि राजा जो है यहाँ पर राज चोल प्रथम है, जिन्हें राज महान भी कहा जाता है। ये 985 ईस्वी में चोल वंश के सम्राट बने थे, ठीक है। तो उस गद्दी भी कब संभाली, वो 985 ईस्वी में। तो उनका मूल नाम जो है अरुमोझी वर्मन था, और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य को फिर से एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। तो ये याद रखिएगा। तो आपका 985 ईस्वी, ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद है तंजौर के प्रसिद्ध बृहदीश्वर राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदीश्वर राजेश्वर मंदिर का निर्माण, तो ये याद रखिएगा, ये राजा राज प्रथम यानी यही हैं राजा चोल प्रथम, ठीक है। तो राजा राज प्रथम यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग क्वेश्चन भेजा था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद है राजा राज प्रथम की पहली प्रमुख सैन्य उपलब्धि कौन सी मानी जाती है। राजा राज प्रथम की पहली प्रमुख सैन्य उपलब्धि, तो यह 988 ईस्वी में चेरों के खिलाफ कंडालूर सलाई की लड़ाई जो ये मानी जाती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त करके वहाँ की प्रांतीय राजधानी किसे बनाया था। तो राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर, तो ये याद रखिएगा, प्रांतीय राजधानी जो है वो जननाथ मंगलम बनाया था। क्या था, जननाथ मंगलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर एक टॉपिक से कई सारे सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। राजा प्रथम द्वारा भूमि सर्वेक्षण का विशाल कार्य कब शुरू किया गया था। तो यह 1000 ईस्वी में, जिसके बाद साम्राज्य को वलनाडु नामक प्रशासनिक इकाइयों में पुनर्गठित किया गया था, ठीक है। चोल साम्राज्य की नौसेना किस राजा के समय में सबसे शक्तिशाली थी। तो राजा राज प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के समय में जो है वो शक्तिशाली थी। तो इस प्रकार यह प्रश्न का उत्तर देखिए है। सब आपको ध्यान रखना है किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसी
टाइप के आपको याद भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। PSLV एक्सेल का कुल प्रक्षेपण भार यहाँ पूछा गया है, 230 टन है या 295 टन, 320 टन या 420 टन। तो याद रखिए PSLV का फुल फॉर्म पूछता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का कुल प्रक्षेपण भार लिफ्ट ऑफ मास जो है वो 320 टन यानी यहाँ पर 3,20,000 किलोग्राम जो है वो है 320 टन। ऑप्शन सी जो है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी स्ट्रैप ऑन द मोटर्स आर यूज इन द PSLV। तो हाउ मैनी स्ट्रैप यानी PSLV एक्सेल का जो मोटर है उस पर कितने स्ट्रैप लगते हैं। देखिए यहाँ पर PSLV एक्सेल वेरिएंट को भारी पेलोड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 6 विस्तारित एक्सटेंडेड ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स का प्रयोग किया जाता है जो उड़ान के शुरुआती चरणों में अतिरिक्त जोर प्रदान करते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। PSLV को आमतौर पर इसरो का वर्कहॉर्स क्यों कहा जाता है वो ना, तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा, क्योंकि इसने लगातार विभिन्न उपग्रहों को कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। ठीक है, ये इस कारण था। इसके बाद है यहाँ पर PSLV एक्सेल की पेलोड क्षमता सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के लिए कितनी है। तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के लिए यहाँ पर 1750 किलोग्राम यानी 1.75 टन है। ठीक है, तो भारत के किस ऐतिहासिक मिशन में पहली बार PSLV एक्सेल का उपयोग किया गया था। तो ये था चंद्रयान 1 2008 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है PSLV मुख्य रूप से कितने चरणों वाला रॉकेट है। तो चरणों वाला जिसमें ठोस और तरल प्रणोदक एकांतर रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो ये आपका रॉकेट है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है। देव मीणा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में भारत के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड कब बनाया। तो देव मीणा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में तो अक्टूबर 2022, फरवरी 2025, अप्रैल 2024, जुलाई 2023। तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के युवा एथलीट देव कुमार मीणा ने फरवरी 2025 में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल में 5.32 मीटर की शानदार छलांग लगाकर एस शिवा का पुराना रिकॉर्ड जो है वो इतने मीटर तोड़ दिया था। तो ये पोल वॉल्ट स्पर्धा में भारत का जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था वो फरवरी 2025 में हुआ था। तो फरवरी 2025 में देखिए सब करंट अफेयर के सवाल है, सब पढ़ाए जा चुके हैं सवाल। 2025 का देखिए आपको पूरा याद होना चाहिए क्योंकि 2026 का एग्ज़ाम है तो 2025 का आपसे पूछेगा पूरा। ठीक है, लेटेस्ट ही बहुत कम पूछेगा। रेलवे का होता तो लेटेस्ट पूछ भी रहा है और रेलवे में तो और पुराने भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका 2024, 25 और 26 का जो ये मंथ चल रहा है उतना आपका तैयार होना चाहिए पूरा। इसके बाद है प्रतिभा सेतु पोर्टल की संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्रतिभा सेतु ये भी बताया गया, देखिए क्वेश्चन है नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, शिक्षा मंत्रालय। तो ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो इसका पूरा नाम क्या है प्रतिभा सेतु का, याद रखिएगा ये है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है बी, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए निधि तिवारी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह या विवेक कुमार या PK मिश्रा। देखिए जो हाल ही में मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी का नया जो है वो निजी सचिव नियुक्त किया गया है और इसके पहले से प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत थी। तो याद रखिएगा निधि तिवारी यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है। पहली महिला विधि सचिव ना, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी, क्या है डॉक्टर अंजू राठी राणा, शारदा सिंह, अमृता सक्सेना, प्रज्ञा श्रीवास्तव। क्या होगा इसका उत्तर देखिए। तो भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव जो है वो केंद्रीय विधि मामलों के विभाग के सचिव डॉक्टर अंजू राठी राणा है। कौन है, डॉक्टर अंजू राठी राणा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, इसमें देखिए इस बार तस्वीर वाले यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार SSC में कुछ नया देखने को मिला है कि दी गई तस्वीर को देखकर पहचाने कि यह कौन सा वाद्य यंत्र है। तो पहले क्या होगा देखिए,
या सितार है या तानपुरा है या वीणा है या सारंगी है। तो देखिए ये तानपुरा है, इसे हम कहते हैं क्योंकि यह एक लंबी गर्दन वाला तार से बजाया जाने वाला जो है वो तंतुवाद है, जिसमें 4 तार होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें देखिए कई सारे सवाल पूछे गए हैं कि तानपुरा तंबूर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो तंतुवाद तार वाले वाद्य यंत्र का जो है यहाँ इस प्रकार है। फिर भारतीय शास्त्रीय संगीत में तानपुरा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसके आधार पर जो है वो आधार स्वर प्रदान करना या मुख्य कलाकार को सुर में रहने के लिए एक मधुर पृष्ठभूमि देना, ये आपका है। इसके बाद है पारंपरिक तानापुरा में मुख्य रूप से कितने तार होते हैं। तो ये 4 तार होते हैं। देखिए सारे सवाल पूछे गए हैं। तानापुरा का एक अन्य लोकप्रिय नाम क्या है। तो तंबूर या तानापुरी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि एलपीजी के उपयोग का इनमें से कौन सा उदाहरण है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलपीजी यूजेस। तो केवल घरों में, केवल वाहनों में, घरों और उद्योगों में, दोनों में, या केवल बिजली उत्पादों में। क्या होगा इसका उत्तर देखिए। तो तरलीकृत पेट्रोलियम को यहाँ पर एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। यह अत्यधिक ज्वलन, स्वच्छ और उच्च कैलोरी वाला यहाँ पर ईंधन होता है। तो इसका उपयोग घरेलू स्तर पर खाना पकाने, रसोई और वाटर हीटर में किया जाता है। वहीं औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग धातु चिपकाने में, धातु पिघलाने, ओवन चलाने, कपड़ा उद्योग और रासायनिक प्रक्रियाओं में ईंधन के रूप में बड़े पैमाने पर यूज़ होता है। ठीक है, तो घरों और उद्योगों में भी यह यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंधयुक्त रासायनिक पदार्थ मिला जाता है एलपीजी के रिसाव के लिए। तो यह है एथिल मरकैप्टन के कारण गैस रिसाव व बदबू आती है। ठीक है, एथिल मरकैप्टन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग होने वाली एलपीजी को अक्सर किस नाम से जाना जाता है। तो यह ऑटो गैस या मोटर गैस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है, जो जलने पर कोई अवशेष या धुआं नहीं छोड़ता। तो यह एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, ये भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बड़े हरेली उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया। देखो हरेली उत्सव सब बताया गया, उत्सव वाले चैप्टर कला संस्कृति पढ़ाया गया। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो हरेली जो है वो छत्तीसगढ़ का पहला और प्रमुख कृषि त्यौहार है, जो सावन महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है, वो हरेली शब्द हिंदी के हरियाली शब्द से निकला है और इस प्रकार किसान जो है वो धान की बुआई करने में जो है वो करने के बाद अपने खेतों, बैलों और कृषि उपकरणों जैसे हल, कुदाल, फावड़ा की पूजा करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो यह छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन है कि हरेली के दिन किसान किन देवताओं और देवियों की पूजा करते हैं। तो हरेली के दिन जो है वो माता पृथ्वी, देवी कुटकी, दाई और ठाकुर देव की यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व, तो यह आपका है ऑप्शन दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए आपको पता होना चाहिए, इसका उत्तर जो है वो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और इस तापमान पर जल का आयतन सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम या ज़्यादा होने पर जल या घनत्व कम हो सकता है। ठीक है, तो जल घनत्व से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु क्या है देख लीजिए। यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस का लगभग यहाँ पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और केल्विन में यही तापमान 273 के यानी 273 + 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ही क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित शुरू की गई है। तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। देखिए हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम और नूह जिलों के अरावली क्षेत्रों में लगभग 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क विकसित किया है। ठीक है, और अफ्रीका के वाहन या अपने तरह का सबसे बड़ा एक क्यूरेटेड सफारी पार्क होता है और इस सफारी पार्क में बिग कैट, शेर, तेंदुए, शाकाहारी जीव, विदेश पक्षियों और एक्वेरियम के लिए अलग अलग जोन बनाए जाने की प्रस्तावना होती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन और इसके बाद देखिए क्या सवाल है।
अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से किन राज्यों में फैली हुई है? देखिए सवाल है, यह पर्वतमाला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है। अरावली सफारी पार्क निर्माण के लिए हरियाणा सरकार किस अंतर्राष्ट्रीय सफारी पार्क से प्रेरित है? तो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, ये शारजा सफारी पार्क है। फिर भौगोलिक दृष्टि से अरावली की सबसे बड़ी या सबसे ऊँची जो है वो ऊंची चोटी कौन सी? तो गुरु शिखर है 1722 मीटर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये सब याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं कैसे गुजरती हैं? तो याद रखिएगा, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं एक बंद वक्र में बनाती हैं। ठीक है, बंद वक्र में, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ही क्या क्वेश्चन है कि किसी क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो यह यहाँ पर है, इसका उत्तर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ये याद रखिएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो मुख्य विशेषताएं देखिए कुछ है यहाँ पर, याद कर लीजिए क्या है। 4 मुख्य गुण होते हैं। ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होता है। ये एक बूंद और सतत वक्र कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी यही रेखाएं जब आपस में बहुत करीब होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, और जहाँ दूर होती हैं वहाँ कमजोर होता है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगा कार्तिकेय को समर्पित है? ओणम, पोंगल, थाई पूसम, आदि पिरक्कू। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु का यहाँ पर जो है थाई पूसम है। थाई पूसम पे यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर है। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूटी के दौरान किए गए कार्यों, गश्त और महत्वपूर्ण घटनाओं का आधिकारिक लेखा जोखा कहाँ दर्ज किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर केस डायरी, दैनिक रोजाना मचा, या फरिश्त, या चार्जशीट। क्या होगा? ड्यूटी के दौरान दिए गए कार्यों, गश्त और महत्वपूर्ण घटनाओं का आधिकारिक लेखा जोखा दैनिक रोजाना मचा यानी जनरल डायरी, जीडी या स्टेशन डायरी में दर्ज किया जाता है। तो ऑप्शन जो है वो बी जो है वो सही है। ठीक, भगवान मुरुगा कार्तिकेय को समर्पित एक अन्य प्रसिद्ध 6 दिवसीय त्यौहार कौन सा है, जिसे सूर्य पद्मन पर उनकी विजय का जश्न मनाया जाता है? तो याद रखिएगा वो है कंद षष्ठी। क्या है? कंद षष्ठी। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि भगवान मुरुगा के 6 प्रमुख निवास स्थानों में से सबसे लोकप्रिय और ऐतिहासिक मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर है पलानी। इसके बाद है, तो इसमें तो उत्तर आपका पलानी ही है, 6 प्रमुख निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि थाई पूसम त्यौहार के दौरान भक्तों द्वारा किए जाने वाले मुख्य पारंपरिक नृत्य का क्या नाम गया है? तो ये कांवड़ी अट्टम है, क्योंकि नृत्य का नाम याद रखिएगा कांवड़ी अट्टम है। ठीक है, ये था आपका। इसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन, कोसी नदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये सब देखिए बताया गया क्वेश्चन है। क्या है? ये तो बिहार का शोक कहते हैं हम कोसी नदी, क्योंकि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल सरकार की एक संयुक्त जल परियोजना है, और इस परियोजना की शुरुआत 1954 में हुई थी, जिससे नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी अपने साथ भारी मात्रा में गाद अवसाद लाती है, जिसके कारण बिहार में अक्सर भीषण बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ से उत्तर जो है वो बी आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन है, शक्ति माइक्रो प्रोसेसर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए क्या है, शक्ति माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन क्या है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलोर। क्या होगा? तो माइक्रो प्रोसेसर को भारतीय औद्योगिक संस्थान आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विकसित किया गया है, तो ये याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब बस आपका 2 ही 3 लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो सब याद कर लीजिएगा। इसरो और आईआईटी मद्रास ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए शक्ति प्रोसेसर के आधार पर कौन सा नया स्वदेशी चिप विकसित किया है? देखिए उसी से संबंधित सवाल पूछा गया है। तो IRIS जो है इंडिजीनियस RSCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन, इसका नाम है IRIS।
आइरिस जिसे हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो भारत में माइक्रो प्रोसेसर और हार्डवेयर सुरक्षा के विकास के नोडल केंद्रीय मंत्रालय का कौन सा है? तो याद रखिएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इसके बाद क्वेश्चन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो वो विकसित माइक्रो प्रोसेसर का नाम मोशिका है। क्या नाम है? मोशिका। ठीक, इतना आपको करना है। इसके बाद कबूलनामा शब्द का सटीक हिंदी अर्थ क्या है? कबूलनामा शब्द का सटीक हिंदी अर्थ किसी बात को मना करना या अस्वीकार करना, अपनी बात या अपराध को स्वेच्छा स्वीकार करना, या किसी अनजान व्यक्ति को पहचानना, या पुरानी यादों को ताज़ा करना। देखिए इसका उत्तर क्या होता है कबूलनामा का? कबूलनामा का होता है अपराध, गलती या किसी बात को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो ये आपका है। तो लिखित दस्तावेज इकबालिया बयान को कबूलनामा कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है वो सही है, यानी अपनी गलती या अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना। इसके बाद अलक्ष्य कैसा शब्द है यहाँ पर? ऑप्शन है अलक्ष्य एक तत्सम शब्द है और संस्कृत भाषा के शब्द को बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हाँ, यहाँ से देखिए क्या है, एक तत्सम शब्द है ना, तो अलक्ष्य जो है यहाँ पर तत्सम शब्द, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, कुछ और बचा है। ठीक, यहाँ पूछा है देखिए रीजनिंग का सवाल कि 1 जनवरी 1755 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी 1755 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं प्यारे साथियों। कहीं कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन में मिस्टेक रहा होगा तो आप उसको बता दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये इसका बुधवार आंसर होगा। कैसे होगा ये आपको करके बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।